हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के इंडिकेशन के बारे में, यानी कि वो काम क्या करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट का अपना अपना क्या काम करने का तरीका होता है। एक बात मैं आपसे पूछूंगा इससे पहले कि मैं आज आपको बताऊं कि मैं कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं। सिंपल सा सवाल है, जब आप कहीं जा रहे होते हैं और अचानक किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वो अनजान व्यक्ति भी हो सकता है या कोई जान पहचान का भी हो सकता है जिससे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो एक जनरल टेंडेंसी है, मैं इसमें सहमत नहीं हूं, फिर भी एक जनरल टेंडेंसी के अकॉर्डिंगली सबसे पहला जो अट्रैक्शन होता है वो होता है उसका फेस की जो इमोशन है वो, और साथ में फेस का जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस है वो। अगर आप देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत सुंदर है, जस्ट ये बात मैं ऐसे रफ कह रहा हूं, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, तो आप उससे प्रभावित होते हैं कि हाँ लुकिंग वाइज बहुत अच्छा है। और अगर आप उसके चेहरे पे कोई ऐसी चीजें देखते हैं जो आपका ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसमें मैक्सिमम पिंपल्स की बात आ जाती है, कोई स्कार की बात आ जाती है, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम रहा हुआ होगा। हालांकि ये बात पूरी तरह से सही बिल्कुल नहीं है। आदमी की पहचान उसके कामों से होती है, उसके चेहरे से बनावट से बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जो चल रहा है उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं जो कि गलत है, फिर से मैं डिस्क्वालीफाई कर दूं उसको, वो एक प्रॉब्लम है। और मजेदार बात क्या है कि आज का वीडियो उनमें से एक छोटे से पॉइंट की है जो कि बहुत कॉमन है, यूजुअली है, सबको लगभग ये फेस करना पड़ता है। जब हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, बच्चों से एडल्ट में मूव करते हैं, तो हमारे बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं। फिजियोलॉजिकली तो चेंज होते ही होते हैं, यानी कि शरीर की बनावट, स्ट्रक्चर, दाढ़ी, मूंछ, ये सब तो आना शुरू हो ही जाता है रेस्पेक्टिवली मेल की अगर आप बात करें तो। लेकिन फिजियोलॉजी के साथ साथ कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, और उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर में भी कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे हार्मोन के चेंज होने की वजह से दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का अगर मेल की बात करें तो मोटा होना, वैसे ही। लेकिन अगर आप बात करो कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स के, तो सीबम ग्लैंड हमारा ओवर एक्टिव होने लगता है। ओवर एक्टिव होने की वजह से ऑयल का प्रोडक्शन हमारे फेस पे ज्यादा होता है, और यंग के एज पे जैसे ही आप कदम रखते हो, आपके चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने आना शुरू हो जाते हैं। और ये मेल और फीमेल नहीं देखता, ये एक रेस्पेक्टिवली एज की क्रॉस करने पे दिखने वाले कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब यहाँ पे छोटा मोटा एक आध पिंपल्स हो गए, एक्ने हो गए, तो इट्स एब्सोल्युटली राइट, नथिंग इज रॉन्ग अबाउट इट। लेकिन अगर ये चीज बढ़ने लगी तो आपके चेहरे की सुंदरता को थोड़ा सा फर्क पड़ सकती है कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक ऐसा अपीयरेंस है जो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं चाहता। और ये एक प्रॉब्लम ऐसी भी है जो अगर बढ़ने लगी तो आपको पेन की प्रॉब्लम भी कॉज कर सकती है, डिस्कंफर्ट की प्रॉब्लम भी कॉज कर सकती है। अगर आप शेविंग करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी एसोसिएटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉब्लम विद एसोसिएटेड विद पिंपल्स और एक्ने। तो इस प्रॉब्लम के कई कारण हैं, कई कारणों का कई सॉल्यूशन है, और कई सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन आज का हमारा प्रोडक्ट भी है। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, कुछ बेसिक जानकारी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि ये पिंपल्स होते क्यों हैं? क्या ये अनकॉमन है? नहीं, इट्स अ कॉमन। ये होता है, मैक्सिमम लोगों को होता है, सबको होता है ऐसा तो नहीं बोल पाऊंगा, बट छोटा मोटा सबको होता ही है। जब आप एज वाइज बड़े होते जाते हो तो आपके जितने भी फंक्शनल पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। हमारा जो स्किन है ना, वो अपने आप को, अपने लस्टर को, अपने इंटेग्रिटी को, अपनी फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए एक छोटा सा ऑयल ग्लैंड बना करके उसमें से ऑयल को रिलीज करती रहती है, जिसे हम सीबम ग्लैंड या सेबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। इससे क्या होता है, ये ऑयल निकलता रहता है और आपकी त्वचा को रूखी सूखी होने से बचा के रखता है। यही तो कारण है कि आप अपने चेहरे पे ऑयल जैसा महसूस करते हो। अब ये ऑयल किसी किसी के में बहुत कम बनता है तो उनकी स्किन ड्राई स्किन कहलाती है, और किसी के में बहुत ज्यादा बनता है तो किसी ऑयली स्किन कहते हैं, और किसी किसी में ऑप्टिमम बनता है तो ना बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है ना बहुत ज़्यादा आपका ऑयली रहता है, डिपेंड्स करता रहता है। ये एक सिचुएशन है। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो कि आप अपने घर में देखते हो, अपने मोटरसाइकिल के साथ भी यूज करते हो। अगर आप अपने मोटरसाइकिल के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे, सपोज ब्रेक पे, चैन पे, या घर के ताले पे, कुंडी पे थोड़ा ऑयलिंग करते हो, और वो अगर डस्ट के कांटेक्ट में आएगा तो ये तो पता है कि ऑयल डस्ट को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यही प्रिंसिपल हमारे साथ भी यूज होती है। आप चेहरे पे या तो तेल लगाओ, जो कि बहुत कम लोग लगाते हैं, पहले लगाया करते थे, या अगर तेल नहीं लगा रहे हो तो आपके स्किन से बनने वाला तेल जब आप कहीं गाड़ी पे जाओगे और स्कार्फ नहीं बांधोगे तो धूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट करने वाला फैक्टर यानी कि ऑयल कहां से निकल रहा है? एक पर्टिकुलर ग्लैंड से निकल रहा है। और इस ग्लैंड में, ग्लैंड है मतलब कोई ना कोई सीक्रेटरी पॉइंट तो होगा, कोई ना कोई ओरिफाइसेस तो होगी। तो वहां पे जो सीबम ग्लैंड है वो ऑयल को निकलता है, डस्ट आता है, उसको पकड़ता है, प्लग बनने लगता है, ट्रैप होने लगता है। जो
अपन रफ लैंग्वेज में बात करें तो जो ऑयल निकलने का छेद है वो ब्लॉक होने लगता है और इसकी वजह से हमें पिंपल्स को देखना पड़ता है, पिंपल्स होने लगते हैं। अब इस पिंपल्स के इस प्रोसेस में बैक्टीरिया भी अपना एक पार्ट प्ले करने लग जाता है। बैक्टीरिया भी बोलता है कि यहाँ पे डस्ट आ गया है, यहाँ पे कंटामिनेशन आ गया है, तो मेरे लिए ये अच्छा होगा। तो वहाँ पे वो डस्ट के कारण से बैक्टीरिया भी अफेक्ट कर सकता है। अभी दोनों के प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से कई बार आपको पेन, डिस्कंफर्ट, पस का फॉर्मेशन, कील निकलना, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड जैसे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। इसमें इन्फ्लामेशन भी होता है, यानी कि थोड़ा सूजने लगता है, तो आप जब इसको छुओगे, टच करोगे तो बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन जहां पे होगा वहां पे रेडनेस आएगा, स्वेलिंग आएगा और पेन तो होगा ही होगा। तो ये कुछ बेसिक कॉज होते हैं आपके पिंपल्स के होने के पीछे। दूसरा, खाना पीना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हम सीधा प्रॉब्लम पे कभी बात नहीं करते, हम कभी ड्रग की डायरेक्ट बात नहीं करते। भाई ड्रग लेना कौन सा तरीका अच्छा है? ड्रग कभी भी अच्छा होता कहां है? आपको नेचुरल तरीके से ठीक करो तो वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए हम कॉज को डिस्कस करते हैं, चीजों को डिस्कस करते हैं, फिर दवाइयों पे आते हैं। अगर आपने डाइट में मैक्सिमम ऐसी चीज़ें ले रहे हो जो आसानी से पचती नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हो, तो वह आपके लिए बहुत बेनिफिट्स है। लेमन वाटर लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स है। अगर आप कहीं बाहर जाते हो और बाहर से आने के बाद अगर अपने फेस को वॉश करते हो, नॉट फ्रॉम साबुन से नहीं, आप अगर कोई नेचुरल चीज़ें से, मुल्तानी मिट्टी का जो आजकल मार्केट में मिलता है उससे, या हल्दी चंदन से, या फिर बेसन से, जिससे भी पॉसिबल है, रोज रोज ये पॉसिबल होगा नहीं, तो आप एक सिंपल सा कोई भी नेचुरल तरीके से बनाया गया आयुर्वेदिक फेस वॉश ले सकते हो और उससे आप अपने स्किन को साफ किया करें। कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि साबुन हो या फेस वॉश हो, दोनों से क्या फर्क पड़ता है, साफ तो करना ही है, तो साबुन यूज कर लेते हैं, फेस वॉश को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आपके साबुन में जो आपके सर्फेक्टेंट है वो थोड़े हार्ड इन नेचर के होते हैं, तो इससे आपके स्किन को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन दो जिस तरफ आप बात करोगे फेस वॉश की तो माइल्ड और जेंटल होते हैं, तो वो उसमें सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए आपके स्किन के लिए, खास करके फेस के स्किन के लिए जो कि ज्यादा डेडिकेटेड है, ज्यादा सॉफ्ट है, नाजुक है, उसके लिए अच्छा होता है। तो अगर आप क्लियर इस तरह से रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो जो मड है, जो डर्ट है, जो एक्यूमुलेट हो गया, जो प्लगिंग का काम कर रहा है, वो आराम से हट जाएगा। तो संभावनाएं कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी ऐसा मैं नहीं कह रहा, कम हो जाएंगी ये जरूर कह रहा हूं। इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हो। और जब भी छुट्टी रहा, संडे रहा, अच्छे से आप नेचुरल सोर्स स्क्रबिंग कर सकते हो। घर में तो कई सारे चावल के आटे हैं, उसका नेचुरल स्क्रब बना सकते हो। सब कुछ पॉसिबल है, करने की कोशिश करें अगर तो। अब इन प्रॉब्लम से भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, सीवियरिटी बढ़ती है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, क्योंकि आप ये वीडियो यहां तक आए हैं, इसका मतलब है कि डॉक्टर ने आपको ये वाली दवाई रिकमेंड करी है। अब बारी आती है इसके बारे में बात करने की। मेरे हाथ में एक कैप्सूल है जिसका जो ब्रांड नेम है वह है एक्यूट्रेट 10, 20, 5, 30 अलग अलग कंसंट्रेशन हो सकता है। तो सारे कंसंट्रेशन कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करने का तरीका, इंडिकेशन तो वही रहेगा। रोटी भूख मिटाएगी, चाहे एक रोटी खाओ चाहे 50 रोटी खाओ, रोटी विल बी रोटी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द भूख आपको रोटी की संख्या मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बस बाकी सब चीज सेम है। तो देखिए यहाँ पे इसमें 10 कैप्सूल हैं। इसके अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है? ये जो एक्यूट्रेट 10 है, इसे बनाने वाली कंपनी है इप्का और इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। तो ये आइसोट्रेटिनोइन है क्या और ये काम कैसे करता है? आइसोट्रेटिनोइन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि आपके पिंपल्स, एक्ने को कम करने का काम करती है, लेकिन तब जब दूसरे मेडिसिन काम नहीं कर रहे हो। इट इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने को ये यूज करता है, मैनेज करता है, लेकिन अगर नॉर्मल एक्ने है, थोड़ा बहुत पिंपल है, तो उसके लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस ड्रग की काफी सारे थोड़े बहुत अगर आप देखेंगे तो इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट, रेटोजेनिक इफेक्ट, काफी सारी चीजें हैं। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह पे ही इसे आप यूज करें। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो जब मैंने इस पैकेट को खोला और पैकेट को खोलने के बाद देखा कि इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन ब्रशर है। ये इंफॉर्मेशन ब्रशर क्या होता है? जब कभी भी आप कुछ दवाओं को खोलते हो तो उसके साथ आपको इस तरह की कागज की एक पर्ची मिलती है जिसमें उसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ होता है। तो मैंने देखा कि छोटे से पैकेट में इतना बड़ा कागज का पर्ची है कि इसको अगर आप देखोगे तो आपको तो डर भी लगने लगेगा कि मैं पढ़ूं कैसे, लेकिन इसमें लैंग्वेज कई सारे हैं इसलिए इतना मोटा है और इसकी जानकारी भी इसमें पूरी दी हुई है। तो अगर आपको पॉसिबल है तो एक बार इसे जरूर पढ़ लिया करें ताकि आपका
कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब बात करते हैं इसके काम करने के तरीके के ऊपर। देखो, ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एक्ने है, यानी कि जब कभी भी कोई दूसरे एंटी एक्ने ड्रग काम ना करें तभी हम इसे यूज करते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से कि एक प्रकार से ग्लैंड्यूलर तो नहीं बोल सकते, हम ग्रैन्युलर जरूर बोल सकते हैं कि इस तरीके से आपका गोइटर जैसा बनने लगेगा, गांठी जैसे बनने लगेगा, उस तरह के एक्ने के केस में है। जैसा कि आप कई बार देखते हो कि थोड़े थोड़े फूले फूले लगते हैं, थोड़ा सा लाल दिखाई देता है, शार्प होता है, उस केस के लिए ये यूजफुल होगा। ये क्या काम करेगा? इसके काम करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। जहां पे प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्यूशन है। यानी कि जब कभी भी आप इस ड्रग का यूज करते हो तो ये जो ड्रग है वह आपके उस सीबेसियस ग्लैंड, सीबम ग्लैंड जो कि ऑयल बनाने का काम करता है, उसको, उसके फंक्शनैलिटी को कम करता है, जिससे कम मात्रा में ऑयल बनती है। कम मात्रा में ऑयल बनने की वजह से प्लगिंग की प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस तरीके से एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ऑयल के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल्स हैं, इनको ये कम करने का काम करेगा। और अब ऑयल कम बनेगा तो ऑयल का सिक्रेशन भी कम होगा, डस्टिंग भी कम होगी, और इस तरीके से आपकी जो एक्ने की प्रॉब्लम थी वो आप धीरे 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 कम कर सकते हो। नोड्यूलर एक्ने जिसको हम लोग बोलते हैं, नोड्यूल के फॉर्म में होता है, मैंने गलती से गोइटर बोल दिया था, नोड्यूल के फॉर्म में ये होता है, तो उसको आप आराम से मैनेज कर सकते हो। लेकिन ये दवाइयां ऐसी हैं कि आपको थोड़ा लंबे समय तक लेना पड़ेगा, और जैसा मैंने कहा कि आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना पड़ेगा। अब यहां पे एक बात और आपको बताना चाहूंगा, कागज मैंने नीचे रख दिया, कि अक्सर ये चीज देखा गया है कि पिंपल्स या एक्ने या फेस की ब्यूटी को लेकर के थोड़ा सा फीमेल वर्ग ज्यादा कॉन्शियस होती है एज कंपेयर टू मेल। मेल को उतना फर्क नहीं पड़ता, बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन कंपेयर अगर आप करें, ट्रेडिशनल वाइज कंपेयर करें, तो थोड़ा सा फीमेल को फर्क पड़ता है। अब यहां पे लॉजिक क्या है वो बात जरा सुनिएगा, कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के केस में है, तो थोड़ा हार्मोनल चेंजेस बढ़ जाने की वजह से ये पिंपल कॉमन हो जाता है। उस केस में आप किसी का भी देखा सुना वीडियोस के देख करके ये जो कैप्सूल है, ये जो मेडिसिन है, लेना स्टार्ट मत करिएगा, क्योंकि इसके कुछ एविडेंस है जो टेरेटोजेनिक इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, वो आपको पर्ची में भी मिल जाएगा। टेरेटोजेनिक इफेक्ट मतलब होता है जब कभी भी कोई प्रेग्नेंट महिला इस दवाई को या कोई भी ऐसा ड्रग जो कि टेरेटोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है उसको लेती है, तो उनके वुम्ब में, गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेकर के ही कोई दवाई लें अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो। इवन दो अगर आप प्रेगनेंसी में नहीं भी हैं, मेल भी हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही जो दवाइयां जिसके पीछे लाल कलर की पट्टी लगी रहती है उसको ही लिया करें, पूछ करके ही। ये कहलाती है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन या तो फिर शेड्यूल के डिग्री के मेडिसिन। तो ये रहा आज का इंफॉर्मेशन। बाकी चीजें इसमें और कुछ है नहीं, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये आपके उस एक्ने के प्रॉब्लम को, जो कि थोड़ा सा ग्लैंड जैसा बनने लग गया है, जो थोड़ा थोड़ा नोड्यूल जैसा बनने लग गया है, उसकी कंडीशंस को, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर को कम करने का काम करता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।